हेलो, माय नेम इज़ आकृति और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 जीएसटी। पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। इन अ कंट्री In a country, government has to perform many functions such as infrastructure development, health, education, defense of the country, removal of the property, maintenance of the law and order, etc. To perform these functions, huge amount of money is required. Taxation has been the main source of revenue for the government for thousands of years. Money provided by taxation has been used by state to carry out many functions. Some of these includes expenditure on war, the enforcement of the law and public order, protection of property, economic infrastructure and the operation of law itself. बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जो हम पे एक्सपेंडिचर करती है उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? जो हम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। जो सिर्फ टैक्स के थ्रू जो उनके पास पैसे आते हैं उसी से वो हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। और एक्सपेंडिचर इन जनरल सेंस में कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये मेन सोर्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट का। अब हमारा मेन टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ टैक्स। तो बेसिकली टैक्स होता क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट डिमांड करती है फॉर द पब्लिक पर्पस। बट जो ये वर्ड टैक्स है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है हमारा लैटिन वर्ड, एक सेकेंड ये गलत है, इसका करेक्ट वो होगा टैक्सो। जो वर्ड टैक्स है हमारा वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड टैक्सो से। मीनिंग ऑफ टैक्स: द टैक्स रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. The word tax has been derived from the Latin word taxo, which means to estimate, appreciate, or value. A tax is levied by the government on individual or companies to meet the expenditure which is required for the public purpose. तो टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट वो हम पे ही खर्च करती है किसी पब्लिक पर्पस मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए. टैक्स अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर. कोई भी अगर कंपल्सरी पेमेंट है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि टैक्स की पेमेंट हो. सपोज अगर हमने बैंक से लोन लिया है, उन्हें हमें पेमेंट करना हमारे लिए कंपल्सरी होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो भी टैक्स की पेमेंट हो गई. तो टैक्स की पेमेंट होने के लिए इसमें चार कंडीशन होती है. पहली कंडीशन कंपल्सरी पेमेंट. दूसरी कंडीशन demanded by the public authorities. Demanded by the public authorities plus थर्ड वन होता है हमारा for public purpose. फोर्थ enforceable by law. अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होगी तभी टैक्स की पेमेंट कंसिडर करेंगे. इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो टैक्स की पेमेंट कंसिडर नहीं करेंगे. वो एक रैंडम कोई भी पेमेंट हो जाएगी जो गवर्नमेंट हमसे डिमांड करती है. बेसिकली टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स, indirect tax. Direct tax imposed on a person paid directly to the government. डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स जो होता है वो लेवाई भी सेम पर्सन पे होता है और बर्डन भी सेम पर्सन पे जाता है उसकी पेमेंट का. फॉर एग्जाम्पल, टैक्स पेड बाय सैलरीड पर्सन
burden cannot be shifted to some other person. Suppose मैं गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती हूँ, वहाँ से मुझे जो भी सैलरी आ रही है उसके लिए मैं पहली बात तो मेरे ऊपर टैक्स इम्पोज होगा और उसका जो टैक्स पेमेंट का बर्डन है वो भी मेरे ऊपर आएगा। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड या फिर मेरे भाई मेरे पापा पे जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स का बेसिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता। ये लगता भी सेम इंसान पे और पेमेंट भी सेम को करनी होती है। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है हमारा, इसका नेचर प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा। ये हमारी पेइंग कैपेसिटी से लिंक्ड होता है। और वहीं पे हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स imposed on goods or services paid to government via third party। इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें ये लगता किसी और पे है और पेमेंट का बर्डन किसी और पे आता है और इसका नेचर रिग्रेसिव होता है। चाहे मैं अमीर हूँ चाहे मैं गरीब हूँ, मुझे फिक्स्ड रेट ही पे करना पड़ेगा। मतलब लाइक अगर सपोज इस बॉटल पे 10% का रेट है, चाहे मैं खरीदूँ चाहे कोई मुझसे बहुत अमीर इंसान खरीदे या मुझसे कोई बहुत गरीब इंसान खरीदे, उसे 10% ही पे करना होगा। इनके एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स और सॉरी डायरेक्ट टैक्स का हमारा डिपार्टमेंट होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बट बहुत सी जगह पे यहाँ पे सीबीआईसी भी दिखता है, बट वो गलत होता है। ये सीबीआईसी होगा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। Tax structure in India. Structure for the taxes in India can be divided into following two parts: before and after. पहले हम देखेंगे before. Direct tax, no change. Indirect tax. Indirect tax में GST के आने से टोटल 17 टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है। कुछ के एग्जाम्पल्स ये हैं: एक्सरसाइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरियस टैक्स, एंट्री टैक्स। ये सारे रिप्लेस कर दिए गए जीएसटी से। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स नो चेंज, डायरेक्ट टैक्स चेंज्ड। यहाँ पे हमारा जीएसटी आ गया और हमारा हो गया बेसिक कस्टम। हमने यहाँ पे देखा था कि कस्टम ड्यूटी जो सेंट्रल सीजीएसटी से रिप्लेस हो चुका है, ये एक हमारा बस बेसिक ड्यूटी रहता है। मतलब रिप्लेसमेंट के बाद सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का छोड़ दिया गया है। जीएसटी, ये जीएसटी के टाइप्स होते हैं। CGST, SGST, IGST and UTGST. Central goods and service tax, state goods and service tax, integrated goods and service tax and union territory goods and service tax. Full form तो यहीं दिया है। Introduction to goods and service taxes. Introduction. In India, goods and service tax came into effect on 1st July 2017, excluding J and K. Goods and service tax was introduced to avoid the cascading effect of indirect tax. GST Council was constituted to fix the rates of goods and service tax.
इंडिया में जब जीएसटी आया तो उसकी डेट थी 1 जुलाई 2017, बट ये सिर्फ उस टाइम होल ऑफ द इंडिया पे, सॉरी, ये उस टाइम होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, जम्मू और कश्मीर पे नहीं लगा था। 8 होल ऑफ इंडिया पे 8 जुलाई 2017 में एप्लीकेबल हुआ था। एप्लीकेबल ऑन होल इंडिया। जीएसटी को लाया गया था कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में। पहले जीएसटी से पहले एक टैक्स के ऊपर हम दूसरा टैक्स पे करते थे। सपोज मैंने ये फोन लिया, इस पे मैंने एंटरटेनमेंट टैक्स पे किया, इसके ऊपर से मुझे सपोज इसकी कॉस्ट थी 20,000, मेरा एंटरटेनमेंट टैक्स मिला के हुआ 21,000। अब मेरे को इस पे लग्जरी टैक्स भी पे करना है, तो मैं 20,000 के अमाउंट पे नहीं, 21,000 पे लग्जरी टैक्स पे करूंगी, जिसकी वजह से अमाउंट इंक्रीज हो जाती थी। तो हमारा कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी को, और हाँ, जीएसटी में जो भी रेट्स होते हैं, जितने भी, कि मतलब किस पे कितना परसेंट का रेट लगेगा, ये सब हमारी जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है। The goods and service tax is value added tax levied on most goods and services sold for, और ये डोमेस्टिक नहीं होगा, सिर्फ कंजम्पशन, हम लोग डोमेस्टिक को कट कर देना। The goods and service tax is value added tax। मैंने अभी बताया ना कि पहले हमारे यहाँ कैस्केडिंग होती थी कि एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर हम टैक्स के ऊपर, फिर कोई भी चीज खरीदी हमने, उसके टैक्स पे करते थे, उसके ऊपर से टैक्स पे करते थे, जैसे जैसे फर्दर सप्लाई बढ़ती जाती थी। बट अभी क्या है कि मैंने ये 20,000 का फोन मेरे सप्लायर से लिया, तो मैं इस पे अब बस अमाउंट पे करूंगी जो उसने अपना टैक्स हटा, मतलब लाइक सपोज 20,000 का है, उसने टैक्स पे किया 1,000 का, बट जब वो मेरे पास आएगा, मैं बीइंग अ रिटेलर, तो मेरे पास जब ये आएगा तो मैं इस पे टैक्स पे करूंगी 20,000 के अमाउंट पे, उस पे नहीं जो उसने ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड करके उसकी जो भी अमाउंट आएगी, सपोज 21,000 होगा, तो मुझे 21 पे नहीं, मुझे बस 20,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट पे सिर्फ पे करना पड़ेगा। या फिर जो भी मेरी वैल्यू एडेड, मतलब सॉरी वैल्यू एडेड कह रही, सपोज मेरे पास आया 20,000 का सामान है, मेरे पास आया 500 और मैंने ऐड किया, मेरा भी तो कुछ जाएगा, अपना प्रॉफिट कुछ बनाऊंगी मैं, तो मेरे को अब टैक्स वो 20,500 पे करना होगा। जीएसटी इज पेड बाय कंज्यूमर बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी की पेमेंट एंड यूजर करता है, यानी एक कंज्यूमर करता है, बट गवर्नमेंट एक एक इंसान से तो जाके लेती नहीं है। तो जो भी ये अमाउंट होती है जीएसटी की, वो गवर्नमेंट बिजनेस से रिकवर करती है। मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये डेफिनेशन है जीएसटी की, मीनिंग नहीं है। As per Article 366(12) capital A of the Constitution of India, goods and service tax means tax levied on supply of goods and services or both, except the tax on supply of alcoholic liquor for human consumption। तो बेसिकली जो हमारी लीगल डेफिनेशन है वो हमारे इस आर्टिकल में दी हुई है, 366 सब आर्टिकल 12 कैपिटल ए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स लिवाइड ऑन सप्लाई, यानी ये टैक्स जो होता है वो सप्लाई पे लगता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों की, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कोई भी एल्कोहल जो नॉर्मली जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होते हैं उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली आउट है जीएसटी के दायरे से। बट हाँ, अगर वो एल्कोहल किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे सपोज सैनिटाइजर बनाने में एल्कोहल लगती है, अगर वो उसके लिए यूज हो रहा है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। फॉर द टाइम बीइंग
GST is not levied on petroleum products. There are total 5 petroleum products जिन पे अभी जीएसटी नहीं लगता, बट इन फ्यूचर जब भी जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी तो उन पे लगेगा. ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं. हमारा पहला होता है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन ऑयल, मोटर स्पिरिट्स एंड द नेचुरल गैसेस. इन पे अभी के टाइम पे नहीं लगता, बट जब भी जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी तब लगेगा. बट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में अभी नहीं और कभी नहीं लगेगा उस पर. जीएसटी इज कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. इट इज पेबल इन द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम. जीएसटी हमारे प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे नहीं लगता. जहाँ पे ये कंज्यूम होता है, जो कंज्यूम करेगा वो फाइनल पेमेंट करता है जीएसटी की. तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. It is payable in the state in which goods and services are finally consumed. जहाँ पे भी इसका फाइनल कंजम्पशन होगा वहाँ इसकी पेमेंट होगी. मेरा रजिस्ट्रेशन जीएसटी में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ होगा, बट जो इसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा जीएसटी के थ्रू, जहाँ पे इसका फाइनल कंजम्पशन होगा वहाँ पे होगा. Most of the indirect taxes have merged into goods and service tax. मैंने बताया ही था टोटल 17 टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए हैं इसमें, स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिला के. Every registered person or taxpayer who makes a supply of goods or services or both, which are leviable to tax and his aggregate turnover of a financial year exceeds the prescribed limit, is required to register himself in the state or UT where he makes the taxable supply. तो बेसिकली हर इंसान तो जीएसटी में रजिस्टर होता नहीं है. अगर आपके घर के पास कोई रैंडम सा कहते हैं जनरल स्टोर है, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे नहीं. बट वहीं हम जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, कोई भी शॉपिंग मार्ट वगैरह, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होता है. और बाहर आपको देखने को भी मिलेगा, सेम कंपलसरी है सबके लिए, वो अपना जीएसटी नंबर नोट लगाए रहते हैं बोर्ड पे. तो और ये भी नहीं है कि कोई भी कभी भी पेमेंट मतलब लाइक कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है या कुछ भी. 2 टाइप से रजिस्ट्रेशन होता है. एक तो होता है वॉलंटरी, सेकेंडरी होता है लाइबल होना. तो जब भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की सपोज 25 लाख है कुछ स्टेट्स के लिए, तो अगर वो एक्सीड कर जाएगी, अगर मैं यूपी में हूँ, मेरी लिमिट मान लो 40 लाख है, ठीक है, और मेरी इस ईयर में एक्सीड की, तो मुझे नेक्स्ट ईयर उसी जिस दिन मेरी एक्सीड करेगी मैं उसी दिन से लाइबल हो जाती हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए. तो मुझे तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. और हाँ, सबसे बड़ी चीज, अब मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की वो हूँ, शॉपकीपर हूँ, मैं बेच रही हूँ, मतलब मैं बेच रही हूँ इन जनरल टर्म्स में, तो मुझे ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए. तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए मेरी. मैं कुछ भी बेच रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है टाइम वो रजिस्ट्रेशन की. Goods and service tax is chargeable by registered person and the taxpayer at the prescribed rates until goods or services reach their final destination, that is consumer. Goods and services chargeable by registered person tax. जो गुड्स और सर्विसेज ये जो टैक्स है हमारा, ये जब तक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कंज्यूमर तक नहीं आ जाता, तब तक इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है, जो रेवेन्यूज का हमें मिलने वाला होता है गवर्नमेंट को, वो नहीं मिलता. आफ्टर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज द कंज्यूमर, दे आर नॉट फर्दर सप्लाइड. अब मैंने मान लो ये बॉटल खरीद ली, ठीक है, मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, तो अब मैं कोई सप्लायर नहीं हूँ, अब मैं इसकी कोई फर्दर सप्लाई नहीं कर सकती. अगर मैं फर्दर सप्लाई करूंगी भी तो मैं जीएसटी नहीं लगा सकती. सपोज मेरी किसी फ्रेंड ने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो, तो मैंने बोला ठीक है इतने का है ले लो, तो मैं सप्लायर नहीं होंगी, तो मुझे और ना मैं इस पे जीएसटी उससे चार्ज कर सकती हूँ कि मैंने इतने रेट पे पे किया था, चलो तुम अब मेरे को इस अमाउंट पे इतना रेट जीएसटी भी लगा के दो. डेफिनेशन मैंने ऊपर बताया था, ये आर्टिकल मेंशन करना भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 366(12)(a) कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है हमारी जीएसटी की डेफिनेशन. आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12 कैपिटल ए में
goods and service tax as any tax levied on supply of goods or services or both except, ये भी गलत है, कहाँ पे थे, हाँ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने ऊपर में डेफिनेशन बता दी थी कि किसी भी जो भी कोई भी सप्लाई करेगा किसी भी गुड्स या सर्विस की, उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इसका। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव साइमल्टेनियस पावर टू लेवाई जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। जीएसटी में दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है इंट्रा, सेकेंड होती है हमारी इंटर। जो हमारी इंट्रा होती है वो विद इन स्टेट होती है। जैसे मैंने मान लो ये मैं बनारस से हूँ, तो बनारस से मैंने सप्लाई की गोरखपुर में, तो ये मेरी इंट्रा सप्लाई हुई, यानी विद इन सेम स्टेट। तो यहाँ पे मुझे जो जीएसटी का रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा मेरी साइड से, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड होगा जो भी रेवेन्यू होगा। बट इन केस मैंने बनारस से सप्लाई की है दिल्ली, तो जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा यानी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है, जहाँ पे हमारा 2 डिफरेंट स्टेट 2 डिफरेंट यूटीज 1 स्टेट 1 यूटी ऐसे केसेस आते हैं। वहाँ पे हमारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिर्फ सेंट्रल के पास जाता है। बट हाँ, उसमें भी फर्दर अपॉर्चमेंट है, मतलब लाइक चेंजेस आते हैं कि लाइक एक सर्टेन परसेंट के बाद इंटर स्टेट में भी वहाँ पे उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इंटर में भी, बट वो बात की चीज़ है। बट इन जनरल टर्म्स में हम उसे यही कंसिडर करते हैं कि इंटर जो भी हमारी इंटर स्टेट की रेवेन्यू होती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, GST is a tax on goods and service with value addition at each stage, having comprehensive and continuous chain of set of benefit from the producer, service provider point up to the retailers level, where only the financial consumer final consumer should bear the tax. जीएसटी ऐसा नहीं है कि आज मैंने बस प्रोडक्ट बना दिया, मैंने टैक्स पे कर दिया, दैट्स इट। जीएसटी तब तक लगता है जब तक वो एक फाइनल कंज्यूमर मेरे तक या फिर आप तक नहीं आ जाता। जीएसटी तब तक लेवाया होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। बेसिकली जीएसटी के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं? हमारे 31 स्टेट्स हैं। हमारे 28 रैंडम जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, हमारे 28 नॉर्मल स्टेट्स, बाकी 3 हमारे आते हैं डीम्ड स्टेट, यानी दिल्ली, पौंडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। और जीएसटी के अंदर गंदी हैंडराइटिंग है। जीएसटी के अंदर हमारे टोटल कितने एक्ट हैं? 35 एक्ट्स। अगेन द सेम, 31 हमारे स्टेट एक्ट्स हो गए, एक हमारा सेंट्रल हो गया, दूसरा हमारा यूटी जीएसटी एक्ट हो गया, तीसरा हमारा हो जाता है आईजीएसटी, चौथा हमारा जीएसटी कंपनसेशन एक्ट हो जाता है। हाँ हो गया, पूरे 35 हो गए। और हाँ, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होती है और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसे हमेशा नोट करना, एग्जाम में कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी नंबर मिलेंगे भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जीएसटी में हमारे कितने रेट्स हैं? रेट्स अंडर जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%।
ये जो 0% होता है हमारी बेसिक चीजों पे लगता है, जैसे दूध का पैकेट हो गया, इन सब पे हमारा 0% जीएसटी लगेगा, ठीक है। और बाकी 5%, 12%, 18%, 28% डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। 28% जनरली जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लगता है हमारा, लाइक आई गेस 18% कार वार पे लगता है हाँ। और हमारा गोल्ड के केस में 3% है जीएसटी रेट, और रफ डायमंड 0.25%। ये जीएसटी रेट्स एक बार अच्छे से देख लेना, हमारे टोटल कितने जीएसटी रेट्स है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और जिसमें से गोल्ड हमारा 3% है और रफ डायमंड हमारे 0.25% आते हैं। और जीएसटी के अंदर हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई। जीएसटी में हमारे टोटल कितने स्टेट्स है, 31 स्टेट्स है, और जीएसटी के अंदर हमारे टोटल 35 एक्ट्स है। Origin of goods and service tax. The GST was first adopted by France in 1954. इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं है जहां पे जीएसटी फॉलो होता है। इतना हंगामा हुआ जीएसटी पे, पता नहीं क्यों, जबकि सब जगह ही है जीएसटी। फ्रांस में 1954 में आया था, और लास्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी वाज मलेशिया। और हाँ, जीएसटी डुअल मॉडल पे वर्क करता है हमारा। जीएसटी हमारा डुअल मॉडल है, इंडिया मतलब डुअल मॉडल सिस्टम फॉलो करता है। Maurice Liour, Joint Director of the French Tax Authority, first to introduce VAT on April 10, 1954. Initially, the directed at large businesses, it was extended over time to include all business sectors. VAT का इंट्रोडक्शन हमारा अप्रैल 10, 1954 में हुआ था, और इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब जब ये जीएसटी का इन्होंने स्टार्ट किया पहली बार, तो इन्होंने पहले जो लार्ज बिजनेस थे उनको टारगेट किया, और फिर धीरे धीरे टाइम्स के साथ ये एक्सटेंड हो गया पूरे ऑल ओवर बिजनेस सेक्टर्स, छोटे बड़े मीडियम साइज सब पे लग गया। पर्सनल एंड कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन नॉट रिकवर वैट on purchases, but business can recover VAT on the material and services that they buy to make further supplies or service directly or indirectly to solve the end consumer. I guess यहाँ पे mistake है, ये ITC होगा, और यहाँ पे भी ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जनरली जो भी बिजनेस होते हैं वो रिकवर आईटीसी में होता क्या है कि जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट तक जो टैक्स वो पे करते हैं वो गवर्नमेंट से वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए। सपोज मैं इस बॉटल की मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस बॉटल बनाने का है, तो मैंने ये जो स्टील लिया होगा मेरा बिजनेस बॉटल का है, पर मेरा बिजनेस स्टील का तो नहीं है, तो मैंने जिससे ये स्टील लिया होगा उसको भी जीएसटी पे किया होगा। जब मैंने उसको जो जीएसटी पे किया होगा मैं उस पे आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, यानी मैंने जो जीएसटी पे किया है वो मुझे वापस मिल जाएगा, जो मैंने इस मेटल के लिए पे किया है, इस बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे था, that they buy to make further supplies or serve directly to the indirectly to the end consumer। मतलब वही है कि जो मैं पर हाँ, एंड कंज्यूमर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, बट बिजनेस आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसने एक ऐसी सर्विस या फिर कोई ऐसा गुड डिजाइन किया है जो एक एंड कंज्यूमर यूज करता है। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। The Constitution 100 and
22nd Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha by Finance Minister Arun Jaitley on 19 December 2014 and passed by the House on 16th May 2015. ये कोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है. कौन से बिल के थ्रू आया था? 122nd. और ये लोकसभा में कब किसने प्रेजेंट किया था? उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हमारे अरुण जेटली. और कब आया था? 19 दिसंबर 2014. एंड सारे हाउसेस में पास कब हुआ था? 16th May 2015. In the Rajya Sabha, the bill was referred to a select committee on 14th May 2015. राज्यसभा ने वो बिल जब सेलेक्ट कमिटी ने दिया था 14th May 2015, the select committee of the Rajya Sabha submitted its report on the bill 22nd July 2015. जो भी हमारी राज्यसभा ने जो भी इस पे रिपोर्ट बनाई होगी उन्होंने सबमिट किया था इस बिल पे 22nd July 2015. The bill was passed by the Rajya Sabha on 3rd August. The bill was passed by the Rajya Sabha on 3rd August 2016 and the amended bill was passed by the Lok Sabha on 8th August 2016. हमारा राज्यसभा में बिल कब पास हुआ? 3rd August 2016. और जितनी भी अमेंडमेंट्स थी जिन्होंने इन्हें लगा कि लाइक हाँ ये गलत है सही है, सब करने के बाद इन्होंने लोकसभा ने इसको पास किया कब? हमारा 8th August 2016. The bill after the ratification by, basically ratification का मतलब होता है अप्रूवल. एक होता है रेटिफिकेशन, होता है एक होता है रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन का मतलब वो अकाउंट्स वाला जहाँ पे गलत एरर्स को वो करते हैं, बट रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल देना. द बिल आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ऑन 8 September 2016 and was notified in the Gazette of India on the same date. On 29th March 2017, the GST, on 29th March 2017, CGST, IGST, UTGST and SGST, and GST compensation law was passed in the Lok Sabha. बिल आया हमारे प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया था हमारे 8 September 2016. ये डेट्स नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम, फर्दर एग्जाम के पर्पज से, या फिर एग्जाम में भी कोट कर दो तो ठीक ही है. और हमारा ये बाकी जितने भी ये एक्ट्स इन्होंने लाए जीएसटी के, IGST, UTGST, ये सब हमारा आया 29 March 2017. जीएसटी कंपनसेशन लॉ. बेसिकली जब जीएसटी आया तो सबका सेम क्वेश्चन था कि हमारे स्टेट को लॉस होगा, हमारे स्टेट को लॉस होगा. उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये चीज़ डिसाइड हुई कि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट भी लाएंगे. तो जिस भी स्टेट को लॉस होगा जीएसटी में उन्हें हम कंपनसेट करेंगे उसके थ्रू. पहले तो ये आई गेस 2022 तक के लिए था, 5 years तक का था अप्रूवल, बट ये एक्सटेंड होके आई गेस 31st March 2026 तक हो गया है ये एक्ट. नहीं तो इस एक्ट का काम खत्म था, हो गया था कि हटाओ अब. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी. वन कंट्री. जीएसटी का एक बहुत फेमस स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स. Implementation of goods and service tax aim to creating one tax rate, one market across the country by removing different rates of tax applicable. By the implementation of GST, only one rate
of tax is applicable on particular product across the country. जीएसटी से पहले क्या था कि हर स्टेट में डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगते थे और उस पे से भी कैस्केडिंग होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पहली बात तो टैक्स के अमाउंट को भी कैलकुलेट करना, और जो पेयर होता था उसको तो उसकी पॉकेट तो जाती थी। तो इसीलिए जब जीएसटी आया तो इनका सिंपल फंडा था कि पूरे कंट्री में अगर ये बॉटल है, अगर सपोज ये बॉटल है तो इस पर 10% का जीएसटी अगर बनारस में लग रहा है तो ये कोई जम्मू में भी खरीदेगा तो उसे 10% ही पे करना है। ये नहीं कि वो जम्मू में खरीद रहा है तो उसे 28% पे करना है। तो इसका ये मेंशन करना भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन कंजम्पशन, इट इज important है, it is a destination based tax, that is the tax will be paid to the state where the final product is purchased or consumed by the final consumer rather than where the product is produced or manufactured. जीएसटी स्टार्टिंग में बोला मैंने कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, फर्क नहीं पड़ता ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, बट अगर मैं बनारस में ले रही हूँ तो मुझे ये सॉरी मतलब जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो फर्क नहीं पड़ता मैंने प्रोडक्ट ये बन के कहाँ से आया है, बट इसका फाइनल कंजम्पशन जहाँ होगा वो मैटर करता है हमें। यूनिफॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। To create simple administrative procedure, this GST system needed only a single uniform GST registration across the state. The manufacturer, wholesaler, trader will be eligible for ITC on the input used for the final production being sold. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। मैं बनारस में हूँ, मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मैं आप पूरे अक्रॉस इंडिया सिंगल रजिस्ट्रेशन से अपना बिजनेस रन कर सकती। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे जम्मू में या फिर दिल्ली में जाना है अपना बिजनेस करने तो अब मैं एक नया रजिस्ट्रेशन करवाऊँ क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है बिजनेस करने के लिए। और हमने जो सेकेंड लाइन पढ़ी है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड ट्रेडर विल बी एलिजिबल फॉर ITC ऑन द इनपुट यूज्ड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। मैंने ऊपर में भी बताया था ITC अवेल कर सकते हैं बिजनेसमैन। ये जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो पहले नहीं था कहीं पे भी, कि अगर कोई भी बिजनेस जो भी इनपुट यूज कर रहा है उस पे जो जीएसटी पे किया होगा वो क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से। To eliminate the fourth point, to eliminate the cascading effect of indirect tax on single transaction. The key objective of implementation of goods and service tax is to remove the cascading effect, that is tax on taxes. In the earlier system where the value added tax, sales tax was levied on the excise duty, custom duty included in the purchase price of the input, which was lead to the cascading of taxes, and thereby by selling the price will be increased. इसकी वजह से हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता था सेलिंग का। इट वॉज बर्डन टू द फाइनल कंज्यूमर। अंडर जीएसटी द टैक्स पेड ऑन द इनपुट इन अर्लियर स्टेज विल बी अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये रही, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने आईटीसी की बात कर दी। हेंस द टैक्स विल बी लेवाइड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन in each stage of consumption. Hence, the cascading of taxes will be removed to a maximum extent. जीएसटी हमारा आया, इन्होंने जीएसटी को मेन लाने का रीजन यही था, हमें कैस्केडिंग हटानी है, क्योंकि पहले हमारे एक टैक्स पे बहुत सारे टैक्स, बार बार उसी पे एक टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। ये भी नहीं कि मतलब लाइक कॉस्ट पे ही टैक्स पे करें, बट कॉस्ट में टैक्स की अमाउंट इंक्लूड कर दी पहले वाले, फिर जो हम नेक्स्ट टैक्स पे करेंगे वो कॉस्ट और टैक्स को की अमाउंट जो मिल के बनेगी उस पे टैक्स पे करते थे। और जीएसटी में हमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो आईटीसी मिलता ही है किसी भी बिजनेसमैन को। Subsume all indirect taxes at central and the state level. The pre-GST implementation tax like central, excise duty, special addition duty, value added tax, service tax, etc.
will be subsumed under the dual system, that is central goods and services tax and the state's goods and services tax. जीएसटी से पहले जितने भी टैक्स है उन्हें सबको हटा के बस डुअल सिस्टम पे हमने टैक्सेशन रखा है जीएसटी में. मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जीएसटी हमारा डुअल मॉडल पे चलता है इंडिया में, सेंट्रल और द स्टेट. रिड्यूस टैक्स एवेजन एंड करप्शन. पहले तो टैक्स एवेजन क्या होता है? टैक्स एवेजन वो होता है जब हम इलीगल वे में अपने टैक्स, जो हमारा टैक्स पे करना होता है हमें, उसे हम कम करते हैं. हमने अमाउंट ही नहीं दिखा एग्जैक्ट, या उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज दिखा दिया, ऐसे जो भी करते हैं तो उसे टैक्स एवेजन कहते हैं. Implementation of GST aims at reducing the tax evasion by the businessman, public and entities. इससे तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं. Increase productivity. By allowing taxes paid in the earlier stages as input, the cost of the product will be reduced and thereby consumption will be increased, which will in turn leads for increase in productivity. स्टार्टिंग में जो हम टैक्स पे करते हैं वो बिजनेस आईटीसी से, मतलब लाइक प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी बिजनेसेस जीएसटी पे करते हैं वो क्लेम कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, और फाइनल कंज्यूमर के ऊपर भी बर्डन बहुत कम पड़ता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. Increase tax to GDP ratio and revenue surplus. The implementation of GST assists to all the sectors to contribute to the higher extent than at present contribution. जब से जीएसटी आया लोग ज़्यादा कंजम्पशन करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है. इंक्रीज कंप्लायंसेस. अंडर जीएसटी ओनली सिंगल रजिस्टर, ये डिक्रीज होगा. Decrease compliances. Under GST, only single registration, single return is required to be submitted. Compared to old indirect tax system, it can be expected that the compliance level will be reduced. जीएसटी के आने से हमारा कंप्लायंस बहुत सिंपल हो चुका है. पहले हमें हर जगह रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी जहाँ जहाँ पे भी हम सप्लाई करते थे. अब हमारा सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर द इंडिया वैलिड होता है, और एक्सपेक्टेड है कि इससे हमारे और ज़्यादा जीएसटी में, मतलब लाइक हमारे जो जीएसटी के कंप्लायंसेस है उसमें और अभी रिडक्शन होगा, जो भी प्रोसीजर है. रिड्यूसिंग इकोनॉमिक distortion. Implementation of goods and service taxes tries to solve the economic problem by making the necessity product cheaper to all the category of people. जीएसटी में जीएसटी आने से सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ था कि जब हमारे जितने भी बेसिक नीड्स की चीज़ें थी, जैसे दूध, ब्रेड, ये सब, इन पे बहुत, मैंने बताया ही था 0% टैक्स लग रहा है हमारा जीएसटी का. तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हुई कि जितने डेली नीड के प्रोडक्ट्स थे, हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स थे, उन्हें इन्होंने बहुत सस्ता कर दिया. आई थिंक इतना इनफ है. मैंने जितना भी वो साइड में नोट करवाया उसे एक बार देख लेना, और अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बता देना, मैं कुछ क्लियर लिख के भेज दूंगी, क्योंकि थोड़ी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही. ओके, थैंक यू सो मच.